देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पहले चैप्टर को शुरुआत किया था और हमने बोला था कि ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू ब्रॉड टू कैटेगरीज। वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड अनदर इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमने बोला था नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज इन विच मनी इज नॉट इन्वॉल्व एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज इन विच मनी इज इन्वॉल्व। बोले तो जब हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए क्या करते हैं जी, पैसा खर्चा करते हैं या मनी इन्वॉल्व करते हैं, उसको क्या बोला जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोला जाएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन तरीके के मैंने बोला था। कौन से तीन तरीके के? पहला बोला था बिजनेस, दूसरा बोला था प्रोफेशन और तीसरा बोला था एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको याद होगा तो हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, हमने बोला था बिजनेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, बिजीनेस, है ना। जब पैसा कमाने के लिए दिन भर हम कोई एक्टिविटी में बिजी है, हम अगर कोई दिन भर काम कर रहे हैं जिसका सोल इंटेंशन हमारा क्या है जी, पैसा कमाना है, तो ऐसा एक्टिविटी को या वो जो हम काम कर रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, बिजनेस बोला जाएगा, है ना। बोलकर यहाँ डिफिनेशन दिया था, देखिए ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ वेल्थ आर नोन एज बिजनेस। ये अपनी बात हो चुकी थी। देन हमने फीचर्स ऑफ बिजनेस देखा था, हमने बोला था इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। फिर हमने बोला था देयर आर टू पार्टीज, एक बायर होगा एक सेलर होगा, ऐसा मैंने आपको समझाया था। उसके बाद बोला था कि बिजनेस का सोल इंटेंशन क्या होगा जी, प्रॉफिट मोटिव होगा, प्रॉफिट कमाना इंटेंशन होगा। प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस, और लॉन्ग टर्म में टिके रहने के लिए प्रॉफिट जरूरी है। फिर हमने बोला था प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होगा, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो बिजनेस में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होगा। तो कुछ लोग प्रोडक्शन में भी बिजी होंगे, जैसा मैंने आपको बोला था मैन्युफैक्चरर इज बिजी इन मैन्युफैक्चरिंग, वाइल होलसेलर और रिटेलर वो कहीं भी बिजी है जी डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देन हमने बोला था एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होंगे। अगर फिजिकल मोड में तो उसको गुड्स बोला जाएगा, लाइक मैंने बोला था बॉटल है पानी की, वो फिजिकल मोड में तो उसको गुड्स बोला जाएगा। और जो इनविजिबल मोड में, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, सर्विसेज बोलेंगे। तो बिजनेस में या तो सर्विसेज एक्सचेंज होंगे फॉर द मनी और मनीज वर्क, या गुड्स एक्सचेंज होंगे फॉर मनी और मनीज वर्क, ऐसा मैंने बोला था। उसके बाद बोला था डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, कोई भी बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है। अब गुड्स दो तरीके के हो सकते हैं, हमने बोला था कंज्यूमर गुड्स हो सकते हैं या कैपिटल गुड्स हो सकते हैं। कंज्यूमर गुड्स बोले तो मैंने बोला था दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर्स टू सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली, उसको कंज्यूमर गुड्स बोलेंगे। तो कैपिटल गुड्स बोले तो हमने बोला था वो गुड्स जो गुड्स कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए यूज किए जाए। देन आगे बोला था इट इज अ रेगुलर एक्टिविटी, इट इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था इसके बारे में। तो अगर आप कंटिन्यूअसली वो एक्टिविटी कर रहे हो, रोज के रोज वो काम किया जा रहा है, तो दैट इज नोन एज योर बिजनेस। देन बोला था अनसर्टन रिटर्न है बिजनेस में, रिटर्न फिक्स नहीं है। एक आधे साल बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा तो अगले साल प्रॉफिट नहीं भी होगा, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, या एक आधे साल नहीं भी हो सकता है, तो रिटर्न्स आर अनसर्टन। देन इट इन्वॉल्व रिस्क, मैंने बोला था बिजनेस और रिस्क दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स है, ठीक है। जहां बिजनेस है वहां रिस्क है ही है, बिजनेस छोटा रिस्क छोटी, बिजनेस बड़ा रिस्क बड़ी। और लास्ट में बोला था कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये बिजनेस का सोल इंटेंशन है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, पुराने कस्टमर को रिटेन किया जाता है और नए कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया था अपना बिजनेस। उसके बारे में बात देखिए, हमने सेकंड देखा था दैट इज नोन एज प्रोफेशन। हमने प्रोफेशन के बारे में क्या बोला था, याद कीजिए क्या बोला था जी, प्रोफेशन के बारे में बताइए। हम कोई एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज या डिग्री के बेसिस पे क्या कर रहे हैं, लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनको सर्विस दे रहे हैं। हम कोई गुड्स नहीं बेच रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं जो उनको एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन दे रहे हैं। तो ऐसे इसको क्या बोला जाएगा, प्रोफेशन बोला जाएगा। लाइक यहाँ एक डेफिनेशन दी देखिए, प्रोफेशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन that requires specialized knowledge, training and qualification, degree etc। उसके बाद फीचर्स देखे थे, कोई भी प्रोफेशन का एम क्या है जी, अर्निंग मनी है। कोई भी प्रोफेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है क्या, नहीं। एक आध बार चैरिटी बोल के करेगा वो, बट रोज रोज वो चैरिटी बोलकर नहीं करने वाला। देयर इंटेंशन इज टू अर्न मनी। कहीं वो पैसा कमाना, ज्यादा कमाना उद्देश्य होगा, तो कहीं पर कम कमाना उद्देश्य होगा, बट पैसा कमाना उद्देश्य जरूर होगा, ठीक है। सेकंड बोला क्वालिफिकेशन लगेगा, कोई भी प्रोफेशन अगर आपको करना है तो यू सपोज टू हैव सम स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड डिग्री। लाइक आपको अगर डॉक्टर बनना है तो यू सपोज टू अक्वायर द डिग्री ऑफ एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस और बीडीएस वगैरह। देन इंजीनियर बनना है तो बीईएमई होना जरूरी है। उसके बाद लॉयर होना है तो एलएलबी, और सीए होना है तो
CA डिग्री फ्रॉम ICAI आपको लेना पड़ेगा, ऐसा बोला था मैंने। देन प्रोफेशनल्स को फाइनेंशियल रिटर्न क्या मिलता है? प्रोफेशनल्स को फाइनेंशियल रिटर्न मिलता है फीस, जो क्लाइंट फीस देगा वो उसका फाइनेंशियल रिटर्न होगा, ठीक है। वो जो सर्विस दे रहा है प्रोफेशनल, उसके बदले में उसको फीस मिलेगी। देन आगे बोला था कैपिटल, प्रोफेशन में कैपिटल रिक्वायर्ड है भी और नहीं भी है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। अगर प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने वाला है, वो खुद का ऑफिस डालने वाला है, तो ही सपोज टू इन्वेस्ट ह्यूज कैपिटल, बराबर है। और अगर वो जॉब करने वाला है तो उसको कैपिटल कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है। उसके बाद बोला था रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप, एवरी प्रोफेशनल नीड टू गेट रजिस्टर्ड हिमसेल्फ विथ हिज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उनका जो काउंसिल है उसके साथ उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऐसा काउंसिल उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाकर देता है। सर कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो हर एक प्रोफेशनल्स को उसके बॉडी के हिसाब से या उसके काउंसिल के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा। लाइक आप अगर देखेंगे तो डॉक्टर्स के लिए मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, आप अगर देखेंगे लॉयर्स के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है। सीएस के लिए ICAI है, सीएस के लिए ICS है। दीज आर देयर काउंसिल्स, देयर पेरेंट बॉडी, और ये उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, ठीक है। और इनको उनके साथ रजिस्ट्रेशन के सिवाय प्रैक्टिस करना अलाउड नहीं है। देन हमने बोला था नॉन ट्रांसफरेबिलिटी, आप अगर देखेंगे तो बिजनेस में ट्रांसफरेबिलिटी है, एक जनरेशन से बिजनेस दूसरे जनरेशन के पास पास ऑन हो सकता है, बट प्रोफेशन में नॉन ट्रांसफरेबिलिटी है। अनलेस एंड अनटिल से सपोज एक आधा डॉक्टर है, उसका बच्चा अगर डॉक्टर नहीं बन रहा है तो वो अपनी प्रैक्टिस बच्चे को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस बच्चे को ट्रांसफर कर सकता है, बट प्रोफेशनल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर प्रोफेशन नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ऐसा बोला हुआ है। और लास्ट में बोला देखिए नेचर ऑफ वर्क, प्रोफेशनल्स क्या कर रहे हैं? एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो लास्ट लेक्चर तक अपना ये हो गया था। अब देखिए आपके पास बोला हुआ है एम्प्लॉयमेंट, है ना। एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या बोला हुआ है देखिए, अब आपके पास आप अगर देखेंगे तो थर्ड बिजनेस एक्टिविटी है, दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या बोला है देखिए, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्टीज, दैट इज एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, वेयर एम्प्लॉई एग्रीज टू परफॉर्म सर्टेन टास्क और सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ सर्विस और इन एक्सचेंज ऑफ सैलरी और वेजेस। अब ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर एक काम करने वाला बंदा है और दूसरा काम करवा कर लेने वाला बंदा है। जिसको जो काम कर रहा है उसको एम्प्लॉय बोला जाएगा, और जो काम करवा कर ले रहा है उसको क्या बोला जाएगा जी? एम्प्लॉयर बोला जाएगा। उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर जो बोलेगा वो काम करना है, और एम्प्लॉयर ने उसको मंथली वो काम के बदले में क्या देना है जी? सैलरी या वेजेस देना है। तो इसको क्या बोला जाएगा? एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। ये थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस हो गई, सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई प्रोफेशन, अब थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है जी? दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। अब नीचे देखिए फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बोला, एक एक पढ़ते और समझ कर लेते हैं। अब पहला बोला देखिए एम। अब एम्प्लॉय का एम होता है उसको सैलरी अर्न करना होता है, उसको पैसा कमाना है। तो एम्प्लॉयर का एम होता है कि उसके जो काम है, उसका जो वर्क है, वो वर्क उसको क्या करवाना है जी? डिफरेंट एम्प्लॉय से कंप्लीट करवा कर लेना है। बोलकर एम क्या बोला देखिए, एम्प्लॉयज एम इज टू अर्न मनी एंड एम्प्लॉयर्स एम इज टू गेट द वर्क डन प्रॉपरली। उसको प्रॉपर वे से क्या करवा कर लेना है जी? काम करवा कर लेना है। लाइक आप अगर देखेंगे तो मेरे जो एम्प्लॉयज है, जो मेरे पास टीचर्स है, मेरा उनका से क्या और एम है कि उन्होंने सब्जेक्ट टाइम में कंप्लीट कर देना चाहिए, प्रॉपर एग्जाम्स लेना चाहिए, स्टूडेंट के कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए, ठीक है। तो एम्प्लॉइज का मेरे कन से एम क्या है कि सर ने हमारे को टाइम टू टाइम क्या दे देना चाहिए जी? हमारी सैलरी दे देना चाहिए। तो एम्प्लॉइज का एम है सैलरी अर्न करना, तो एम्प्लॉयर का एम है टू गेट द वर्क डन प्रॉपरली, ठीक है। सेकंड बोला देखिए क्वालिफिकेशन। अब देखिए फ्रेंड्स, एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वर्क, काम कैसा है। लाइक मेरे पास अगर टीचर की जॉब है तो वो परफेक्ट में क्या होना चाहिए जी? वो सब्जेक्ट में परफेक्ट होना चाहिए जो सब्जेक्ट उनको पढ़ाया दिया जा रहा है। जैसे मैं सर है, इज परफेक्ट इनफ इन इंग्लिश, बराबर है। तो मेरा क्वालिफिकेशन क्या है कि भाई मेरे को इंग्लिश का टीचर चाहिए, तो ही सपोज टू बी पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश, लाइक एमए इंग्लिश वगैरह, ठीक है। अगर से सपोज मेरे पास कोई अकाउंट्स पढ़ाने आ रहा है तो वो एमकॉम PhD या चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ये हमारा एम होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है जी? क्वालिफिकेशन होता है। तो इसी तरीके से यहाँ क्या बोला हुआ है कि क्वालिफिकेशन इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ जॉब। जैसा वो जॉब लगेगा वैसा क्या लगेगा? क्वालिफिकेशन लगेगा। अब स्किल्ड जॉब है,
सर स्किल्ड जॉब और अनस्किल्ड जॉब बोले तो क्या, देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप अगर देखेंगे तो ड्राइवर ये स्किल्ड जॉब है, तो वो ड्राइवर के साथ क्लीनर होता है, वो अनस्किल्ड जॉब है। क्लीनर को गाड़ी थोड़ी चलाना है, उसको तो गाड़ी धोना, बराबर है ना, पार्किंग में बराबर गाड़ी लगी है कि नहीं ये देखना उसका काम है। बट ड्राइवर का काम क्या होता है जी, उसको प्रॉपर वे से गाड़ी चलाते आना चाहिए। तो नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। अगर से सपोज कोई क्लरिकल जॉब है, बराबर है, अकाउंटेंट का जॉब है, तो अकाउंटेंट के जॉब के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको टैली का नॉलेज होना चाहिए, उसको जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा जी, वो जो भी एम्प्लॉयर होगा उसका प्रॉपर से वे से वो अकाउंटिंग कर पाएगा। तो हर जॉब के हिसाब से क्वालिफिकेशन क्या होते जाता है जी, बदलते जाता है। बोलकर देखिए क्या बोला, क्वालिफिकेशन डिपेंड अपॉन द वर्क, टाइप ऑफ वर्क, दैट इज फॉर स्किल्ड जॉब some special type of qualification, and for unskilled job no special or specific qualification। अब से सपोज मेरे को ऑफिस में अगर चपरासी रखना है, ऑफिस बॉय रखना है, तो हम बोलते कम से कम 10वीं पास हो गया तो बस है, क्यों, उसको सिर्फ पढ़ना निकला आना चाहिए। बट अगर से सपोज मेरे पास कोई अकाउंटेंट रखना है, तो वो कम से कम क्या होना जरूरी है, कॉमर्स ग्रेजुएट विथ परफेक्ट नॉलेज इन टैली जीएसटी, इसको उसको क्या होना चाहिए जी, नॉलेज होना चाहिए। देन नेक्स्ट बोला देखिए मॉनिटरी रिटर्न। अब अगर आप जॉब कर रहे हो या एम्प्लॉई है, तो उसको मॉनिटरी रिटर्न बोलकर क्या दिया जाएगा सर, उसको सैलरी, क्या क्या दिया जाएंगे जी, वेजेस, उसको मॉनिटरी रिटर्न बोलकर दिए जाएंगे। बोलकर क्या बोला देखिए, एम्प्लॉय गेट सैलरी और वेजेस एज मॉनिटरी रिटर्न, इट इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। जब उसको अपॉइंटमेंट की जा रही है, जब उसको अपॉइंट किया जा रहा है, वो टाइम पर ही उसकी सैलरी क्या होगी वो बता दिया जाएगा। नेक्स्ट बोला देखिए कैपिटल। अब मेरा सवाल है, एम्प्लॉय को कैपिटल कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है क्या, मेरे पास इतने सारे फैकल्टीज है, तो वेदर दे रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट कैपिटल, ये कैपिटल ये पूरा सेटअप मैंने क्रिएट किया हुआ है या एम्प्लॉइज ने क्रिएट किया हुआ है, तो उनको कैपिटल कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल लगने वाला नहीं है। क्या बोला देखिए आपके पास, एम्प्लॉय नीड नॉट टू इन्वेस्ट एनी कैपिटल, एम्प्लॉयर इन्वेस्ट इन द बिजनेस, ठीक है। उसके बाद बोला देखिए रजिस्ट्रेशन, पैसा एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, पेपर में ऐड आती है, उसके हिसाब से लोग वो क्वालिफिकेशन देखकर अप्लाई करते हैं एंड दे गेट जॉब, ठीक है। तो इसको रजिस्ट्रेशन ऐसा कराने की जरूरत पड़ती नहीं है, जैसा प्रोफेशन में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है काउंसिल के पास, वैसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं है। सो क्या बोला, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, एम्प्लॉय नीड टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर। उसको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं, बट हाँ उसके एम्प्लॉयर ने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, एम्प्लॉयर क्या करता है अपॉइंटमेंट करते हुए कि डू और डोंट डू दोनों बता देता है। डू बोले तो क्या आप क्या करोगे, और डोंट डू बोले तो आपने क्या करना नहीं है। मेरे पास जॉब करते वक्त या कोई भी एम्प्लॉयर के जॉब करते वक्त उसके पास क्या अलाउड नहीं है वो स्टार्टिंग में ही बता दिया जाएगा, उसको स्ट्रिक्टली उतना क्या करना पड़ेगा जी, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला देखिए नॉन ट्रांसफरेबल। सर नॉन ट्रांसफरेबल बोले तो क्या, एक एम्प्लॉई अपनी जॉब उसके रिटायरमेंट के बाद, उसके रेसिग्नेशन के बाद वो अपने बेटे को या बेटी को, भाई बहन को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, बराबर है ना, भले ही वो दोनों सेम क्वालिफिकेशन के हो। बट अगर से सपोज कोई एम्प्लॉई है कोई एम्प्लॉयर के पास और वो एम्प्लॉई छोड़कर जा रहा है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि सर मेरे जगह आप इसको ले लो, इट इज नॉट अलाउड। अब लेना नहीं लेना वो सामने वाले एम्प्लॉयर पे, वो बोलेंगे नहीं मैं इसको नहीं लूंगा, काम करवाना है तो तेरे से काम करवाना है, नहीं तो मैं नहीं करवाऊंगा। तो यहाँ पर जॉब ट्रांसफरेबल है क्या जी, नहीं है, ठीक है। मर गया है तो वो यूजुअली क्या होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है, अनुकंपा धारक बोलते हैं उसको, बराबर है ना। बोले तो सपोज उसकी काफी ये जॉब बाकी है और कोई बंदा एक्सपायर हो गया और उसके घर में कोई कमाने वाला ही नहीं है, तो फिर क्या करते हैं, उसके वाइफ को या उसके बच्चे को लेते, बट इट इज एन एक्सेप्शन, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स में होता है, सिलेक्टेड ऑफिसर्स में, वो भी यूजुअली प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता है कि जी नहीं होता है, ठीक है। सो क्या बोला देखिए, एम्प्लॉयमेंट कांट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल अ कलेक्टर कैन नॉट ट्रांसफर हिज जॉब टू हिज सन और डॉटर। एक आधा कलेक्टर है अपना, है ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, वो अपनी जॉब अपने बेटे बेटी को ट्रांसफर कर सकता है क्या, नहीं। बिजनेस ट्रांसफर कर सकते हैं
बट जॉब ट्रांसफरेबल नहीं है। प्रोफेशन में जब तक आप उस सेम प्रोफेशन के नहीं हो जाते तब तक ट्रांसफरेबल नहीं है। और लास्ट में बोला देखिए नेचर ऑफ वर्क, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप और नेचर ऑफ जॉब। अगर आप ड्राइवर हो तो आपका काम गाड़ी चलाना है, अगर आप टीचर हो तो आपका काम पढ़ाना है, बराबर है ना। अगर एम्प्लॉय कोई डिफेंस के जॉब में काम कर रहा है तो उसका काम है सोल्जर के जैसा काम करना है, उसको डिफेंस का काम करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयमेंट का जो भी वर्क है या नेचर ऑफ वर्क है वो टोटली कहीं पे डिपेंडिंग होगा जी उसके नेचर ऑफ जॉब पर, या उसको कैसे जॉब में अपॉइंटमेंट मिली है उस पर वो डिपेंडिंग होगा। इज इट ओके विथ यू? यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? तो पहली एक्टिविटी बिजनेस देखा, दूसरा एक्टिविटी प्रोफेशन देखा, और तीसरी एक्टिविटी कौन सी देखी जी? हमने एम्प्लॉयमेंट देखी है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या सभी को? देखिए अब इसकी यहाँ पर थ्योरी दी हुई है, मैंने वो शॉर्ट में आपको सब समझा दिया है, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं देखिए बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को उन्होंने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। अब ऑब्जेक्टिव बोले तो क्या? ऑब्जेक्टिव बोले तो क्या क्या पर्पस है, क्या टारगेट है ना। हम बच्चों को जैसा बोलते हैं भाई 11th में आने के बाद आप लाइफ के लिए कुछ टारगेट सेट करो या कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करो। अपने पढ़ने का क्या होना चाहिए? कुछ पर्पस होना चाहिए। अगर पर्पस नहीं है तो हम दिल लगाकर पढ़ेंगे क्या जी? नहीं पढ़ेंगे। अगर पर्पस बोले तो सर हमारा टारगेट है कि भाई मेरे को ये करना है, लाइक मैंने बोला कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपका एक टारगेट सेट हो गया, उस हिसाब से आप क्या करते जाओगे जी? काम करते जाओगे। लाइक बिजनेस के सामने कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे तभी तो बिजनेस कुछ करेगा, अदरवाइज टारगेट नहीं है तो वो गाड़ी क्या हो जाएगी जी? हेवायर हो जाएगी, बरोबर है। चॉस क्रिएट हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि भाई ये करना है या वो करना है। तो यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक बोला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा बोला हुआ है सोशल ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोले तो रिलेटेड टू मनी, बराबर है ना। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव बोले तो क्या? पैसा कमाने का उद्देश्य, ठीक है। और सोशल ऑब्जेक्टिव बोले तो क्या? हम सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हैं तो वो सोसाइटी के प्रति हमारे कुछ क्या है जी? उत्तरदायित्व है, कुछ हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो उसको बोला जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव। अब पहला बोला देखिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में पहला बोला अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस किया जाता है तो उसका सोल इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, पैसा कमाना, ये उसका सोल इंटेंशन होगा। ऐसा कोई बिजनेस है क्या जिसका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना नहीं है या पैसा कमाना नहीं है? सभी बिजनेसेस का सोल इंटेंशन क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट होता है या नहीं होता है? सर प्रॉफिट कहीं के लिए जरूरी है? अगर प्रॉफिट होगा तो बिजनेस अपने डे टू डे एक्सपेंसेस मीट आउट कर पाएगा, रोजचे खर्च भागू शकेल, बराबर है ना। बिजनेस डाला है और वो खर्चे अगर आपके बिजनेस के प्रॉफिट में से नहीं हो रहे, आप प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे हो, तो घर से पैसे लाना पड़ेगा, और घर से पैसे लाकर कितने दिन दुकान चलेगी? कभी ना कभी तो वो खत्म होगा ना, ठीक है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में टिके रहना है तो बिजनेस में प्रॉफिट कमाना जरूरी है। दूसरा प्रॉफिट और कहीं के लिए जरूरी है? फॉर एक्सपांडिंग द बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाना है, ब्रांचेस ओपन करना है, बिजनेस को मॉडर्नाइजेशन करना है, ठीक है। तो ये सभी के लिए आपको क्या लगेगा जी? प्रॉफिट लगेगा कि नहीं लगेगा? बताइए फिर, ठीक है। सो क्या बोला देखिए अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ। जैसा अभी आप देखिए ये चेन्नई मॉल वगैरह है, ये लोग पहले हैदराबाद निजामाबाद उधर ही थे, अब वो क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे हर जगह ब्रांचेस खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं? और उनका सोल इंटेंशन क्या है? अर्निंग प्रॉफिट। हर जगह वो ब्रांचेस खोल रहे हैं, तो ऐसा ही क्या आओ माल फुकट में लेके जाओ, दान धर्म करने के लिए कर रहे हैं क्या जी? वो नहीं। तो उनका इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, और वो प्रॉफिट में से बिजनेस को क्या करते जाना जी? एक्सपांड करते जाना, बढ़ाते जाना, ठीक है। सेकंड बोला सर्चिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स। बिजनेस हरदम कोशिश करता है नए नए कस्टमर्स ढूंढने की। क्यों नए कस्टमर्स जरूरी है बिजनेस के लिए? पुराने कस्टमर तो है ही है, नए कस्टमर जोड़ना जरूरी है, क्योंकि पुराने कस्टमर से कुछ कस्टमर ड्रॉप आउट हो जाएंगे, कुछ कस्टमर्स के चॉइसेस बदल जाएंगे। तो वो कस्टमर अगर छोड़कर गया तो उसके जगह नया कस्टमर क्या होना चाहिए? बिजनेस में आना चाहिए। और जितना नया कस्टमर बिजनेस से जुड़ते जाएगा उतना आपका प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट के चांसेस क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे कि नहीं? देखिए तो क्या बोला देखिए सर्चिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट न्यू कस्टमर एंड ऑल्सो टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम नए कस्टमर ला रहे हैं और पुराने कस्टमर भाग जा रहे हैं,
तो वो कोई मतलब बनेगा क्या, है ना. म्हणजे आपण एकीकडून आणतोय आणि दुसरीकडून गळती लागली है, तो उसको कोई मतलब है क्या, नहीं. तो आपने नए कस्टमर तो लेना ही लेना है, साथ ही साथ आपको पुराने कस्टमर को भी क्या करना होगा जी, मेंटेन करना होगा, रिटेन करना होगा. ठीक है. नेक्स्ट बोला देखिए इनोवेशन. अब बिजनेस में इनोवेशन क्यों किए जाते हैं, देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं. अगर आप बिजनेस में इनोवेशन नहीं करते हैं तो यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द मार्केट. अब इसके कुछ एग्जांपल देता हूं. आप अगर देखेंगे तो व्हेन मोबाइल वॉज स्टार्टेड इन इंडिया 99 2000 में जब मोबाइल स्टार्ट हुआ था, तो वो टाइम पर मार्केट लीडर हुआ करता था नोकिया. नोकिया नाम की कंपनी आती, बराबर है ना. और वो काफी वो टाइम पर एक नंबर पे चलता था नोकिया कंपनी का, और सैमसंग वगैरह तीसरे चौथे नंबर पे चलते थे. बट नो, जैसे ही एंड्रॉइड सिस्टम आए, स्मार्टफोन्स आए और उसमें एंड्रॉइड गूगल प्ले स्टोर वगैरह जो एंड्रॉइड बेस आए, तो नोकिया ने क्या किया, खुद में चेंजेस नहीं किया. वो खुद ही वो माइक्रोसॉफ्ट की लुमिया सिस्टम लेकर चलते रहा. तो आज आप देखेंगे तो नोकिया कहीं पर भी नहीं है भी तो उतना बिकता है कि जी वो नहीं है. अभी वो खुद एंड्रॉइड में आया है, बट अब वो सक्सेसफुल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है. तो सर इंडिया का एग्जांपल देता हूँ. इंडिया में एक प्रीमियम कार हुआ करती थी और काफी दनकट जो बोलते हैं ना, जिसको काफी मजबूत कार, रफ एंड टफ, उसका नाम होता था एम्बेसेडर. एम्बेसेडर नाम की कार आती थी. ठीक है. वो एम्बेसेडर कार पहले लोगों की सबसे पहले चॉइस, उसके पास एम्बेसेडर है बोले तो बहुत रिच है ऐसा समझा जाता था. कलेक्टर के पास, एसपी के पास, सबके पास एम्बेसेडर कार हुआ करते थे. मैं आपको एम्बेसेडर कार की फोटो भी बताऊंगा. एम्बेसेडर कार हुआ करती थी. बट क्या हो गया, धीरे धीरे कंपटीशन में नए नए प्लेयर्स आते गए. उन्होंने नए नए टेक्नोलॉजीज के साथ नए नए सिस्टम के कार लाई, अपने आप में इंप्रूवमेंट करते रहे, अपडेट करते रहे खुद को, बराबर है ना, रिसर्च करते रहे और खुद को अपडेट करते रहे. तो नए नए प्लेयर्स टिके रहे मार्केट में. मारुति भी वो टाइम की कम नहीं है, बट मारुति देखिए खुद में इंप्रूवाइज करते जा रही है, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती है, बराबर है ना, हर एक कस्टमर के चॉइस के हिसाब से प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है. ठीक है. तो आज एम्बेसेडर कहीं पर सुनने भी तो नहीं मिलती, और मारुति आज भी क्या है मार्केट में टिकी है कि नहीं टिकी है. देखिए आपने अगर देखा होगा, आपके बचपन में कोडेक के कैमरे आते थे, उसमें रील आता था, याद है क्या, ब्लैक कलर का. ठीक है. वो एक फोटो निकाले कि उसके रोल को घुमाना पड़ता था, फिर खच करके आवाज आता था, वो खिचिक करके आवाज आता नहीं, खिचिक खिचिक, बराबर है ना. तो वो आवाज आता था, फिर वापस उसके रोल को घुमाना, फिर फोटो निकालना, 36 फोटो उसमें आया करते थे. कोडेक कंपनी वो टाइम पे वर्ल्ड लीडर थी. बट धीरे धीरे क्या हो गया, फिर डिजिटल कैमरे आए, डिजी कैम वगैरह आए, बट कोडेक ने खुद को इंप्रूव नहीं किया, बराबर है ना. उसने डिजिटल कैमरे में खुद को लेकर नहीं गया. तो आज आप अगर देखेंगे तो कोडेक का कहीं पर नाम भी देखने को नहीं मिलता. बोलने का मतलब क्या है, आपको खुद में कंटिन्यूअसली क्या करते रहना पड़ेगा जी, इंप्रूवमेंट करना होगा. और वो इंप्रूवमेंट अगर करना है तो आपको इनोवेशन करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आपको इनोवेशन करते रहना पड़ेगा. आप छोटा सा छोटा एग्जाम्पल ले लो, चिप्स आते हैं, पेपर्स आते हैं ना अपने, तो सभी पेपर्स में कॉमन कंटेंट क्या है, पोटैटो है, आलू. बट वो क्या करेंगे, उसके फ्लेवर्स बदलेंगे, बराबर है, उसके साइज अलग अलग करेंगे, त्रिकोण करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसको बहुत तीखा बना देंगे. तो ये क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि लोगों को क्या होता है, एक ही चीज बार बार यूज करके लोग बोर हो जाते हैं, दे विल गेट बोर्ड. तो उनके लिए क्या होना चाहिए, उनके हाथ में कुछ तो भी नया दो. उसके लिए कंटिन्यूअसली उनको क्या करना होता है जी, इंप्रूवाइजेशन करना पड़ता है, खुद में इनोवेशन करना पड़ता है, ऐसा बोला हुआ है. सो क्या बोला देखिए आपके पास, इट इज डेवलपमेंट, इट इज अ डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज which result into improvement in product or process of production. It has to spend money on research and development, market survey, use of technology, etc. अगर आप नए नए कुछ लाओगे तो आप मार्केट में टिके रहोगे, और अगर आप नहीं लाओगे तो मार्केट से क्या हो जाओगे जी, आउट हो जाओगे. आपने देखा होगा तो देखिए पहले लोग थम्स अप, पेप्सी वगैरह पीते थे, बाद में उसने अभी वो कौन से लाल कलर का स्टिंग वगैरह लाए. वो क्यों लॉन्च किए उन्होंने, क्योंकि वो पीकर लोग बोर हो गए, तो कुछ तो भी उनके हाथ में एक नया प्रोडक्ट दिया जाए. दैट्स व्हाई दे हैव डन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उन्होंने एक नया प्रोडक्ट आपके हाथ में दिया है कि नहीं देखिए. तो लोगों को कंटिन्यूअसली क्या चाहिए, नए प्रोडक्ट चाहिए. और बिजनेस को अगर टिके रहना है तो उसको खुद में क्या करते जाना पड़ेगा, इंप्रोवाइजेशन करते जाना पड़ेगा, इनोवेशन लाना पड़ेगा. ठीक है. देन आगे बोला देखिए, बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस. बिजनेस का इंटेंशन होना चाहिए कि रिसोर्सेस क्या होने चाहिए,
परफेक्टली यूज होना चाहिए। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कभी किराना दुकान पर गए और किराना दुकान पे आपने कुछ चीजें खरीदी तो वो आपको एक चिट्ठी बना के देता। कभी आपको चिट्ठी को केयरफुल देखना, वो चिट्ठी कैसी रहेंगी, एक साइड से वो कागज कोरा रहेगा और दूसरे साइड से उस पर कुछ तो भी लिखे वाला रहेगा, और वो उसके ऐसे एक लंबी पतली पट्टी करके उस पर लिख कर देंगे कि नहीं। वो कोरा पेज यूज नहीं करते, वो क्या करते हैं, ऑलरेडी पेपर यूज किया वाला जो एक साइड से पूरा व्हाइट है, कोरा है, वो पेपर की चिट्ठी बना के देंगे कि नहीं देंगे। देखिए आप, मेरे को बच्चे बहुत बार बोलते कि सर आप फुल साइज पेज क्यों नहीं देते। हम पेपर लेते तब 1/2 करके देते ना हम पेपर, तो आप पूरा पेज क्यों नहीं देते। हमारा मेरा बोलना रहता स्टूडेंट को, तेरे को पढ़ने आ रहा ना, क्योंकि बाद में वो पेपर आप फेंक ही देते हो, उसका कुछ यूज नहीं करते हो। मेरे को तो उसकी कॉस्टिंग लग रही है ना। तो बिजनेसमैन का सोल इंटेंशन क्या होता है भाई, कि मैं खर्चे कम से कम करूं, बराबर है ना, एक्सपेंसेस कम से कम होने चाहिए। उससे क्या होगा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। कोई हॉल में नहीं है, सिर्फ अननेसेसरी लाइट पंखे चालू है, तो लाइट बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए उसके लिए पैसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। तो रिसोर्सेज का प्रॉपर क्या होना चाहिए जी, यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कहीं पर भी उसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए। रिसोर्सेज दो तरीके के, एक फिजिकल रिसोर्सेज है, एक ह्यूमन रिसोर्सेज है। ह्यूमन रिसोर्सेज बोल तो आपके पास जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज, बराबर है ना, और फिजिकल रिसोर्सेज बोले तो मटेरियल, मशीन्स, मनी, ये सब फिजिकल रिसोर्सेस है। तो सबका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कहीं पर भी उनका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ते वाया जाता कामा नहीं। ठीक है, सो क्या बोला, देखिए रिसोर्सेस आर स्कार एंड हाउ अल्टरनेटिव यूजेस, they should be used to its maximum and should not be wasted. Optimum use of resources ultimately lead to increasing profit. अगर आप रिसोर्सेस अच्छे यूज करोगे, इंग्लिश में बोला जाता है अ पेनी सेव इज अ पेनी अर्न। अगर आप एक पैसा बचा रहे हो तो एक पैसा कमा रहे हो, तो अपने पैसा बचाने की कोशिश करना चाहिए। नो डाउट जहां खर्चा करना है वहां करो, बट जहां खर्चा करने की जरूरत नहीं है वहां पर रिसोर्सेस क्या करना चाहिए जी, आपने बचानी चाहिए, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, ये हो गए देखिए बिजनेस के कौन से ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गए, कौन से अर्निंग प्रॉफिट, सेकंड बोला सर्चिंग ऑफ न्यू कस्टमर्स, थर्ड बोला इनोवेशन, और थर्ड क्या बोला देखिए, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला देखिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव बोल तो क्या, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ आपके सोशल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। सिर्फ पैसा कमाना ही आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए। अगर सिर्फ पैसा कमाना इंटेंशन होगा तो वो फॉर्म लॉन्ग टर्म में टिकी नहीं रहेगी। क्यों सर, क्योंकि पैसा कमाना इंटेंशन होगा तो वो कस्टमर्स के साथ गलत करेगी, उनको डिटोरेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट ऊंचे प्राइस में बेचेगी, कस्टमर एक बार उल्लू बनेगा, बराबर है। इंग्लिश में बोला जाता है यू कैन मेक फूल टू समवन फॉर सम टाइम, ऑल फॉर सम टाइम, बट नॉट ऑल फॉर ऑल टाइम। आप हरदम के लिए उल्लू बना सकते हो क्या, नहीं। देखिए चाइना के प्रोडक्ट अपने लिए बाद में चाइना के प्रोडक्ट की क्वालिटी मालूम हो गई तो आज अपन चाइना के प्रोडक्ट को हाथ भी नहीं लगाते। समझ में आ रहा है क्या। तो सब अपना क्या होना चाहिए जी, प्रॉफिट तो कमाना ही है, बट साथ ही साथ अपने सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ भी ध्यान दें। तो पहला बोला देखिए सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अगर आप क्वालिटी मेंटेन करके रख रहे हो, पार्ले जी मैं मेरे बचपन से खाता हूँ, आज भी पार्ले जी मार्केट में नाम टिका है कि नहीं टिका है, ओनली बिकॉज ऑफ इट्स फाइन क्वालिटी। कहीं पर भी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं क्या जी, वो लोग नहीं कर रहे। ठीक है, तो क्वालिटी अगर आप अच्छी दोगे तो लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बेनिफिशियल है। कैसा, लॉन्ग टर्म में कस्टमर आपके साथ टिका रहेगा, वो खुद तो टिका रहेगा ही रहेगा, उससे और 10 कस्टमर को आपके साथ जोड़ेगा कि नहीं, देखिए। ठीक है, तो क्या देना जरूरी है जी, क्वालिटी प्रोडक्ट देना जरूरी है। तो क्या बोला देखिए, एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू इट्स कस्टमर। क्वालिटी मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी एंड यूटिलिटी। प्योरिटी होना चाहिए, कहीं पर भी मिलावट नहीं होना चाहिए। सर मिलावट नहीं होना चाहिए बोले तो लाल मिर्ची में ईट का पावडर मिला कर देते, ब्रिक्स आते हैं ना, बरोबर आहे, विटा ज्याला म्हणतो आपण, त्याला घासून त्याचं पावडर करून लाल मिरचीत मिसळून देतात। इट इज टोटली रॉन्ग, बराबर है ना। भेसळ म्हणतो अपन त्याला, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड बोला जाता है। समझ में आ रहा है क्या। तो ये आपने कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो प्योर चीज है जैसी है वैसे आप बेचो। ठीक है, उसके बाद बोला देखिए अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है। पीछे आप देखेंगे तो मैगी बैन हुआ था, मैगी बैन हुआ था बीच में, करीबन 3-4 साल तक मैगी बैन था। ठीक है, और जो उसके एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे उन पर भी केसेस पे थे, अमिताभ बच्चन और माधुरी दीक्षित पर।
कोर्ट में उनको बुलाया गया और जो बंदे ने उन पे केस किया था उन्होंने बोला कि तुम तुम्हारे बच्चों को मैगी खिलाते हो। उन्होंने बोला नहीं, तो फिर तुम हमारे बच्चों को क्यों खिलाने को बोल रहे हो? मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है, गलत तरीके से एडवर्टाइजमेंट किए जाते हैं, ठीक है ना। तो कस्टमर को गलत एडवर्टाइजमेंट कर कर फंसाना नहीं है, चीटिंग कहीं पर भी करना नहीं है, ठीक है। ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट इज अ टाइप ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गलत प्रैक्टिसेस है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट बोले तो जो है नहीं वो बताना। अब आप अगर देखेंगे तो ये बोलते हैं ये पाउडर में क्या है, उसमें वो चंदन और नींबू है, वो बिल की ऐड आती देखो, संदल और नींबू है, बराबर है ना। आप अगर देखेंगे वो ऐड के नीचे केयरफुल पढ़ो, नीचे लिखे वाला है इट डजंट कंटेन लेमन एंड संदल, और ऊपर तुम क्या बता रहे? समझ में आ रहा है क्या? दूसरा आप अगर देखेंगे तो किसान केचप की ऐड आती क्या, वो सरडे के जैसा हम कलर नहीं बदलते वगैरह। आप कभी ये ना वो किसान के केचप का बॉटल लेकर देखो और उस पे देखो, उस पे लिखे वाला है क्लियर क्लियर कि इट डजंट कंटेन प्योर टोमेटो, बराबर है ना। उसके आप देखो बॉटल लेकर देखो। अपना प्रॉब्लम क्या है, अपन वो प्रोडक्ट लेते हैं यूज करते हैं, बट उस पे लिखे वाले अपन कभी पढ़ते हैं क्या? ये कस्टमर के साथ चीटिंग है कि नहीं? आप बता रहे हो एक, बराबर है ना, और हो रहा है तो इट इज रॉन्ग, ठीक है ना। आप अगर देखेंगे तो देखिए ये बताते हैं कि इसमें जैसा आप देखेंगे वो खुद से ऐड आती, मैं बोलता आपको बॉर्नवीटा वगैरह तो ठीक है, बराबर है ना। ये देखेंगे आप हेयर डाई, हेयर डाई में वो क्या बोलते हैं कि उसमें अमोनिया नहीं है, नो अमोनिया बोलते हैं, ठीक है ना। वो अमोनिया का क्या प्रॉब्लम होता है, अगर आप एक बार वो हेयर डाई लगाना यूज करोगे तो आपके आने वाले हर बाल सफेद आएगा बाद में, वो डैमेज कर जाता है आपके इसको, बराबर है। तो उसमें अमोनिया नहीं होना चाहिए, बट विदाउट अमोनिया वो होता ही नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं अमोनिया होता है, कंटेंट होता है, बट आपल्याला ते दाखवलं जातं का? अपने को बोलते नहीं। समझ रहे हैं क्या? पैराशूट ऑयल और बाकी के जितने भी हेयर ऑयल है, आप पैराशूट और बाकी के हेयर ऑयल में देखोगे तो बाकी के हेयर ऑयल में कंटेंट है जो अपने बाल को डैमेज करता है, बराबर है ना। बट कहीं पर भी वो बताया जाता है कि अपने को नहीं बताया। तो इसके वजह से क्या होता है कि कस्टमर के साथ चीटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है या नहीं है, क्लियर है क्या? तो आप जो नहीं है वो बताओ मत, ठीक है, जो है प्योर वो बताओ ना। नहीं होता है, बट वो क्या लिखते, इतना बारीक लिखते कि अपने को ये देखकर लेना पडेगा उसको, क्या बोलते आपण लिंक पाहून लावून पाहावं लागेल आपल्याला, एवढ्या बारीक अक्षरमध्ये लिहिलेलं राहतं। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिखायला रहता, अब टर्म्स एंड कंडीशन इतने बारीक रहते कि अपने को ध्यान में भी नहीं आते। समझ में आ रहा है क्या? तो इट इज अ वन टाइप ऑफ चीटिंग विद द कस्टमर। क्या करते, जो एक्सपायर हुए वाली चीजें उसकी एक्सपायरी डेट मिटा देते। तो ये रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिसेस है या नहीं है, मेरे को बताइए। क्लियर है क्या आपके पास? समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे कोई भी अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस करनी नहीं चाहिए। चीजों के रेट बढ़ाने के लिए मार्केट में अगर कोई गुड्स का शॉर्टेज है तो आप रेट बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हो, वो गुड्स का शॉर्टेज और क्रिएट कर रहे हो, जिसको हम आर्टिफिशियल शॉर्टेज बोलते हैं। तो आपके पास वो माल पड़ा है बट आपको लग रहा है कि और रेट बढ़ेगा, तो अभी जो स्टॉक है उसको आप होल्ड करके रख रहे हो और बाद में ऊंचे रेट में बेच रहे हो, दैट इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस प्रैक्टिसेस बिजनेसमैन ने करने नहीं चाहिए, ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव ऐसा बोला हुआ है। सो क्या बोला देखिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, misleading advertisements, wrong measurement should be avoided. It is important for survival and growth of a business unit. अब वजन, ठीक है ना। आप अगर देखेंगे हम लोग स्टॉकेज में वगैरह ये लेते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आपको कोल्ड ड्रिंक्स के देखते क्या, नीचे से वो इतना बड़ा ये दिखेगा आपको, बट नीचे से अंदर देखेंगे आप तो अंदर के साइज में वो दिखने को इतना दिखेगा, बट अंदर के साइज में इतना इतना होगा, नीचे पूरा भरे वाला होगा। तो अपने को तो वो क्या बोल रहा है, पूरा दे रहा है, बट वो क्या कर रहा है कि अपने साथ चीटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए मेजरमेंट्स में आप मेरे को बताओ, आप लोग चिप्स का पैकेट लेते, आपने कभी वो चिप्स के पैकेट का वजन किया है? वो चिप्स के पैकेट में आधे के ऊपर हवा रहती, आप उस पर एक पिन मारो, नीचे इतने से चिप्स रहते उसमें, बट आप भी क्या करते, अपन खोते लेते, खोलते और खा लेते। अब उसमें उसने कितना वजन डाला है,
वो अगर आप मिसर करके देखोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि चीटिंग हो रही है नहीं हो रही है। ये सब तरीके के जी चीटिंग के हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो बिजनेसेस ने ऐसी कोई भी चीटिंग करना नहीं चाहिए। क्लियर हो गया क्या? ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला देखिए आपके पास, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिजनेसेस का और एक सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान दीजिए। उन्होंने बिजनेस ने क्या करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना चाहिए। इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, वहां पर उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बिजनेसेस को बड़ा करे और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। ठीक है। सो क्या बोला देखिए, बिजनेस इज अ सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, अंडरलाइन कीजिए, बिजनेस इज अ सोशो इकोनॉमिक, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। बिजनेस इज अ सोशो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। आगे बोला, बिजनेस शुड क्रिएट जॉब्स फॉर स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल, इट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड एंड दिव्यांग पर्सन। दिव्यांग तो जो हैंडीकैप वगैरह, उनको क्या करना है जी, जॉब क्रिएट करके देना। देन नेक्स्ट बोला देखिए आपके पास, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। बिजनेसेस ने, दिव्यांग बोले तो जिनको एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ऐसे लोग होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज दिव्यांग। ठीक है। उसके बाद बोला देखिए, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। कभी भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज का क्या करना चाहिए जी, उन्होंने वेलफेयर। सर वेलफेयर बोले तो उनको टाइमली सैलरी दो, उनको बोनसेस, इंसेंटिव्स, बराबर है ना। उसके बाद उनको ट्रेनिंग प्रॉपर प्रोवाइड करो, टाइम टू टाइम उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ेगी, उनको प्रॉपर वर्किंग आवर्स देना चाहिए। 8 घंटे का वर्किंग आवर है तो प्रॉपर वर्किंग आवर, उसमें भी उनको प्रॉपर ब्रेक्स होने चाहिए, खाने के लिए प्रॉपर ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद टी का ब्रेक होना चाहिए। ठीक है। तो ये क्या बोला हुआ है यहाँ पर, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं जी, एम्प्लॉइज का वेलफेयर कर सकते हैं। क्या बोला, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, इफ so if employees are properly taken care of, it brings welfare to the society. This can be achieved by providing fair and regular remuneration, good working conditions, impartial personal policies, offering incentives, etc. अब impartial personal policies बोले तो अगर आप प्रमोशन कर रहे हो, बराबर है ना, अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो एम्प्लॉइज का, तो आपने क्या करना चाहिए, ऐसे टाइम पर मेरिट बेसिस पर करना चाहिए, ना कि कास्टिज्म करना चाहिए, ना कि फेवरेटिज्म करना चाहिए। मेरे जात का है बोल के मैं उसका ट्रांसफर कराऊंगा, उसको बड़ी पोजीशन पे भेजूंगा, दैट इज टोटली रॉन्ग। बराबर है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोट करो, बराबर है ना। जो एम्प्लॉय डिजर्व करता है उसको प्रमोशन पे लेके जाओ, जिसको ट्रांसफर करवाना है, बराबर है, जिसका ट्रांसफर ड्यू है उसका ट्रांसफर करो। अपने नजदीक का है बोल के उसका ट्रांसफर नहीं कर रहे और दूसरे का ट्रांसफर कर दे रहे, तो उससे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉइज में नाराजगी हो जाएगी, बराबर है, और ये उनके साथ इम्प्रॉपर बिहेवियर। तो एम्प्लॉयर ने ये करना नहीं चाहिए, बिजनेस नहीं करना नहीं चाहिए, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट बोला देखिए, हाउ टू सॉल्व, हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स है। सोशल प्रॉब्लम क्या होते हैं, लाइक फ्लड आया तो क्या हो जाता है जी, लोग बेघर हो जाते, बराबर है। अर्थक्वेक आया तो लोग बेघर हो जाते हैं, उनके खाने पीने की क्या होना चालू हो जाता है जी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ऐसे टाइम पे बिजनेसेस ने गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए, ये सोशल प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। तो ऐसे टाइम पे बिजनेसेस ने क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को फाइनेंशियल मदद करना चाहिए, वो लोगों के लिए फूड अरेंजमेंट वगैरह करवा कर देना चाहिए। ये बिजनेसेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। क्या बोला देखिए आपके पास, ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनी सोशल प्रॉब्लम लाइक ट्रैफिक जाम, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, etc. Business should be aware of this and should try to reduce them. अब हम पोल्यूशन कैसे कम से कम कर सके इसकी कोशिश करना चाहिए। दूसरा, आप अगर देखेंगे तो सिटीज में, बड़े बड़े सिटी में जाम लग रहे हैं, शाम में कंजम्पशन क्रिएट हो जाता है, वो तो वो सिटी में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज है, तो उसके वजह से एम्प्लॉइज भी ज्यादा से ज्यादा है, और शाम में जैसे इंडस्ट्री छूटते हैं, आपको ना मुंबई जाके देखो कितना जाम लगता है शाम के टाइम। तो उसके बजाय आप ऐसे जगह इंडस्ट्रीज डालो या ऐसे जगह बिजनेसेस करो जहां पर अभी तक बिजनेसेस उतने बड़े नहीं है, तो वहां जाम कम लगेंगे, कंजम्पशन कम होगा, और वहां के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। ठीक है। नेक्स्ट, contributing to the welfare of the society. Business house should take care of general welfare of the society. For that, they should give donations for good cause, offering scholarships for higher education, etc. अभी आप अगर देखेंगे तो रिलायंस फाउंडेशन है, वो हर साल जो कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स के टॉपर्स हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज,
उनको क्या करते हैं, अगले 3 साल के लिए 20,000 25,000 की स्कॉलरशिप देते हैं। तो इससे क्या हो जाता, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो क्या होंगे जी, वो और अच्छी पढ़ाई करेंगे। दूसरे जो बच्चे वो उसको देखकर प्रेरित होंगे, इंड्यूस होंगे अच्छी पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से आप देखेंगे तो उनका काम ही क्या है जी, एजुकेशन पर्पज के लिए वो लोग फंड्स प्रोवाइड करते हैं, लैपटॉप्स देते बच्चों को पढ़ाई के लिए। ठीक है ना, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आप अगर देखेंगे तो दे आर प्रोवाइडिंग लैपटॉप, सम ऑर्गेनाइजेशन आर प्रोवाइडिंग बाइसिकल्स टू गर्ल्स फॉर देयर कॉलेज और स्कूल पर्पज। कहीं क्या किए जा रहे हैं जी, ड्रेस दिए जा रहे हैं स्कूल्स को, बच्चों को वहां पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ड्रेस प्रोवाइड करते हैं, बुक्स प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये अलग अलग क्या करने चाहिए, अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया देखिए आपका objectives of the business. Objectives are divided into two categories. One is economic objective, another is social objective. क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट, यहाँ कोई दिक्कत? क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलिए बाकी का देखते हैं।